हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पशु परिचर के अंतर्गत पार्ट बी के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408। एंथ्रेक्स रोग का उपचार है। तो एंथ्रेक्स रोग में क्या क्या उपचार होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पशु के रोग एवं उनका उपचार टॉपिक दिया हुआ है। तो देखिए, एंथ्रेक्स रोग का उपचार है सल्फामेडिन 10 ml का इंजेक्शन लगेगा, टाइसिन 15 ml का इंजेक्शन लगेगा और डेक्सोना 3 ml का इंजेक्शन लगता है इसमें। यानी डेक्सोना काफ़ी हैवी दवाई है, 3 ml का इंजेक्शन लगता है इसमें। टाइसिन 15 ml का इंजेक्शन लगता है और सल्फामेडिन 10 ml का इंजेक्शन लगता है। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कितना ml का इंजेक्शन लगेगा, आप बस एंथ्रेक्स रोग के उपचार के लिए टिक के याद रखें सल्फामेडिन, टाइसिन, डेक्सोना। सल्फामेडिन, टाइसिन, डेक्सोना, ये एंथ्रेक्स रोग के उपचार टिक के। इस रोग में हेमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन, फाइब्रोनोलाइसिन विष उत्पन्न करते हैं। तो टिटनेस में यानी ये कुछ जीवाणु हैं जो कि टिटनेस के अंतर्गत शरीर में विष उत्पन्न करते हैं, जो कि हैं हेमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन, फाइब्रोनोलाइसिन। सल्फामेडिन दवाइयों का प्रयोग होता है तो दस्त रोकने के लिए। सल्फामेडिन ऊपर हमने देखा भी था, एंथ्रेक्स रोग में भी इसका उपचार होता है और एंथ्रेक्स रोग के अंतर्गत भी दस्त लगते हैं खून के। तो ये सल्फामेडिन दवाई का प्रयोग होता है, ये रिंडरपेस्ट में भी होता है और एंथ्रेक्स में भी होता है ना। तो रिंडरपेस्ट में भी इसका उपयोग होता है और एंथ्रेक्स में भी इसका उपयोग होता है। एंथ्रेक्स में तो खून के दस्त लगते हैं, है ना। तो सल्फामेडिन से ये दस्त रोक देता है ना। रिंडरपेस्ट में भी खून आता है, तो सल्फामेडिन दवाई का प्रयोग होता है, वो दस्त रोकने के लिए होता है। इसके अलावा लेंग में भी खून के दस्त लगते हैं। इसके अलावा काला खून भी आता है पाँव से, पुट्ठों से। तो बहुत सारी रोगों में सल्फामेडिन दवाई का प्रयोग होता है। मेन क्वेश्चन यही है कि सल्फामेडिन दवाई का प्रयोग होता क्यों है दस्त रोकने के लिए है? शीतला माता, जिसका अन्य नाम पोकनी है, का वायरस कौन सा है? पैरामिक्सा वायरस। शीतला माता अर्थात इसी का नाम दूसरा पोकनी है, इसका वायरस है पैरामिक्सा वायरस। निम्न में से किस रोग में 15 ml एम्पीसिलिन का टिक्का लगाते हैं? तो एम्पीसिलिन का टिक्का है वो रिंडरपेस्ट रोग में लगाया जाता है। 15 ml का एम्पीसिलिन का टिक्का लगाया जाता है रिंडरपेस्ट में। तो एम्पीसिलिन टिक्का रिंडरपेस्ट में लगाया जाता है। रिंडरपेस्ट रोग में देखिए और भी टिक्के लगते हैं। एम्पीसिलिन ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा क्रोम का टिक्का लगता है, एविल का टिक्का भी लगता है। एविल का टिक्का तो कई रोग में लगता है, लेकिन आप ये याद जरूर रखें एम्पीसिलिन का टिक्का सिर्फ है इसी में लगता है, रिंडरपेस्ट में ही लगता है। तो एम्पीसिलिन का टिक्का लगता है, क्रोम का टिक्का लगता है, एविल का टिक्का लगता है। तो ये रिंडरपेस्ट रोग के टिक्के हैं। किस प्रकार की औषधियाँ आमाशय में बनने वाली गैस को दूर करती है? तो कर्मिनेटिव प्रकार की औषधियाँ, है ना। किस प्रकार की औषधियाँ आमाशय में बनने वाली गैस को दूर करती हैं? तो कर्मिनेटिव प्रकार की औषधियाँ हैं, वो गैस को दूर करती हैं, कर्मिनेटिव। पशुओं में आंतरिक कीड़ों को मारने की सर्वोत्तम औषधि कौन सी है? पाइपेरेजिन।
पशुओं में आंतरिक कीड़ों को मारने की सर्वोत्तम औषधि है पाइपेरेजिन। तो पाइपेरेजिन औषधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? पशुओं में जो शरीर के आंतरिक भाग में जो कीड़े पड़ गए हैं उन कीड़ों को समाप्त करने के लिए पाइपेरेजिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंटीपायरेटिक औषधि का उदाहरण है, तो देखिए एंटीपायरेटिक औषधियों का उदाहरण है एस्प्रिन दे सकते हैं यहाँ पे, सैलिसिलिक अम्ल दे सकते हैं, है ना। तो एंटीपायरेटिक औषधि का मतलब है दर्द निवारक औषधियाँ, और इनका प्रयोग आप इसमें देखिए एस्प्रिन दे सकते हैं, यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल दे सकते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? एंटीपायरेटिक औषधि के रूप में होता है। किस प्रकार की औषधियाँ फेफड़े, ट्रेकिया एवं नासागुआ में, यानी नाक की गुहा में जमे हुए श्लेष्मा को बाहर निकालती है, यानी फेफड़े में श्लेष्मा जम जाता है, पानी सा जम जाता है, ट्रेकिया में पानी सा जम जाता है ना। तो किस प्रकार की औषधियाँ इन्हें बाहर निकालती है? तो एक्सपेक्टोरेंट औषधियाँ होती हैं, वो श्लेष्मा को बाहर निकालती हैं। ये एक प्रकार से जमा सा पानी, नासा हुआ पानी सा जम जाता है ना, पशुओं के लगातार पानी आता रहता है फेफड़ों से, नाक से, ट्रेकिया से लगातार पानी बहता रहता है, उनके श्लेष्मा बहता रहता है, शेडो आता रहे। तो इनको निकालने का जो काम करता है वो कौन करता है? एक्सपेक्टोरेंट इन्हें जो श्लेष्मा वो अंदर जम जाता है, नाक के अंदर जम जाता है, फेफड़ों के अंदर जो जम जाता है ना, पानी सा जम जाता है, इन्हें बाहर निकालने का काम करता है एक्सपेक्टोरेंट। रोकने का काम नहीं करता, बाहर निकालने का काम करता है एक्सपेक्टोरेंट। परगेटी औषधि का उदाहरण है, परगेटी औषधि का उदाहरण है इसबगोल। परगेटिव ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी तो आपको इन दवाइयों के मामले में हिंदी पर तो आपको जाना ही नहीं है, औषधि और दवाई है, ये आपको इंग्लिश में याद रखनी है। तो परगेटिव औषधि का उदाहरण है, परगेटिव औषधि का उदाहरण है इसबगोल। कौन सी औषधियाँ तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है? अब आप दर्द तो आपको इंग्लिश में आपको पता ही होगा दर्द को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से आप थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो भी आप काम चला लेंगे। तो कौन सी औषधियाँ तंत्रिका तंत्र को समाप्त करके, यानी तंत्रिका तंत्र में दर्द तो होता ही है, उनको शांत करके दर्द को कम करती है? तो एनाल्जेसिक औषधियाँ हैं, एनाल्जेसिक औषधियाँ हैं, ये तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित करना है, ये पहले से ही सभी सुमेलित हैं। तो देखिए वमनकारी देखिए उल्टियाँ आती हैं तो इनमें जिंक सल्फेट आप दे सकते हैं, आप जिंक सल्फेट दे सकते हैं। वमनकारी का मतलब है उल्टियाँ आना, है ना। तो उल्टियाँ कराने के लिए आप जिंक सल्फेट दे सकते हैं। पशुओं को कई बार उल्टियाँ करानी ज़रूरी होती है, बहुत सारा वो खा लेती हैं, है ना, आफरा ना हो इसके लिए भी उल्टियाँ कराना उन्हें ज़रूरी हो जाता है। तो वमनकारी जिंक सल्फेट दिया जाता है। जिंक सल्फेट आप जैसे ही पशुओं को देंगे उन्हें उल्टी हो जाएंगी, जिंक सल्फेट दीजिए। अगला है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक, इंग्लिश में, हिंदी में आपको प्रतिजैविक ना मिले, हो सकता है दूसरा नाम मिल जाए, इसलिए आपको इंग्लिश में देखना है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो क्लोरम फेनिकोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरम फेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये प्रकार की दवाएं किस प्रकार की है? ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। क्लोरम फेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, याद रखें इन्हें। प्रतिवमनकारी दवाइयाँ अर्थात ऐसी दवाइयाँ जो उल्टी रोकती है। जिंक सल्फेट तो उल्टी कराती है जैसा कि हमने पढ़ा, क्योंकि पशु ज़्यादा खा लेते हैं, उल्टी कराना ज़रूरी हो जाता है, आफरा ना हो। प्रतिवमनकारी का मतलब है उल्टियाँ रोकना, यानी ये उल्टियाँ रोकती हैं। तो आप उल्टियाँ रोकने के लिए आप पशु को मेटोक्लोप्रामीड दे सकते हैं, मेटोक्लोप्रामीड आप दे सकते हैं। अगला एंटी
हेलम्थीज यानी कर्मीहीर। कर्मीहीर को इंग्लिश में एंटी हेलम्थीज कहते हैं, लेकिन आपको कर्मीहीर नहीं याद रखना है, आपको एंटी हेलम्थीज याद रखना है। तारपीन का तेल दिया जाता है। वे दवायाँ जो दर्दनाशक और नींद्राकारी यानी दर्द का भी नाश करती हैं और नींद भी लाने वाली होती हैं, इस प्रकार की दवायाँ कहते हैं संदमक। इंग्लिश में आपको देखना है सेडेक्टिव, है ना, सेडेक्टिव। तो इंग्लिश में आपको रखना है सेडेक्टिव। जाइलाजीन जाइलाजीन, डायजीपाम, डिटोमेडिन आदि दवाएं किस प्रकार के हैं? आदि सेडेटिव दवाएं यानी संदमक प्रकार की दवायां हैं। यानी इस प्रकार की दवायां हैं वो क्या करती हैं? दर्दनाशक भी होती है और निंद्राकारी होती हैं, यानी दोनों प्रकार का काम करते हैं। तो इस प्रकार की दवाइयाँ को कहते हैं संदमक, अर्थात इंग्लिश में बोले तो सेडेटिव। इसके उदाहरण हैं जाइलाजीन, डायजीपाम, डिटोमेडिन। ये सेडेटिव प्रकार की औषधियाँ दवाइयाँ हैं। अगला है निंद्राकारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नारकोटिक्स दवाइयाँ। इनके उदाहरण हैं, देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आप निंद्राकारी दवाई नाइट्रोजन ऑक्साइड सूंघा देंगे तो गैस के माध्यम से भी नींद आती है। इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट, इसके अलावा ईथर है, ईथर के माध्यम से भी होता है। तो ये निंद्राकारी नारकोटिक्स दवाइयाँ हैं, क्लोरल हाइड्रेट और ईथर जरूर याद रखें। पेड़ाहारी यानी शूल शामक दवाइयाँ हैं, पेड़ाहारी दवाइयाँ हैं, पेड़ा को हरने वाली दवाइयाँ हैं। देखिए एस्प्रिन देते हैं, वो पेड़ाहारी दवाइयाँ हैं यानी दर्दनाशक दवाइयाँ हैं, एस्प्रिन। इसके अलावा लिनीमेट दे सकते हैं, कपूर भी आप दे सकते हैं। कपूर से भी पशुओं में कोई जो पेड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, कई बार आने आफरा आता है, तो आफरा आने पर क्या होता है, तो वो आफरा तो गैस से संबंधित होता है लेकिन साथ में दर्द भी होता है, तो आप उस समय वो आप लिनीमेट दे सकते हैं, कपूर की गोलियां भी दे सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया भी दे सकते हैं। तो वैसे तो पेड़ाहारी हैं लेकिन आफरा के समय भी पीड़ा होती है, तो कपूर, अमोनिया और लिनीमेट आप दे सकते हैं पीड़ा हरने के लिए। तो पीड़ा हरने के लिए आप एस्प्रिन दीजिए, लिनीमेट दीजिए, कपूर दीजिए, अमोनिया दीजिए, ये काम आते हैं। इसके अलावा कपूर तो रोगाणु रोधक भी होता है, यानी रोगाणु को बढ़ने से भी रोकता है। तो निंद्राकारी यानी नारकोटिक्स दवाएं कौन सी हैं? निंद्राकारी अर्थात नारकोटिक्स दवाएं हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरल हाइड्रेट और ईथर, ये नारकोटिक्स दवाइयाँ हैं। जाइलाजीन किस प्रकार की दवाई है बताइए? जाइलाजीन संदमक प्रकार की दवाइयाँ हैं, यानी ये दर्दनाशक भी है और निंद्राकारी भी है। इसके अलावा डायजीपाम भी दर्दनाशक और निंद्राकारी है। डिटोमेडिन भी दर्दनाशक और निंद्राकारी है। अर्थात ये संदमक अर्थात सेडेटिव प्रकार की दवाइयाँ हैं। वमनकारी के लिए उल्टी आपको करवानी है पशु से, तो पशु से उल्टी करवानी है तो आप जिंक सल्फेट दीजिए। अगर आप एंटीबायोटिक दवाएं देती है, प्रतिजैविक दवाएं देती है, तो आप दे सकते हैं क्लोरम फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो क्लोरम फेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस प्रकार की दवाइयाँ हैं? एंटीबायोटिक। प्रतिवमनकारी उल्टी को रोकना, मेटोक्लोप्रामिड दीजिए। एंटी
फीज यानी कर्मी हर के लिए आप तारपीन का तेल दे सकते हैं। किस प्रकार की औषधियाँ आमाशय में बनने वाली गैस को दूर करती है? तो कर्मिनेटिव औषधियाँ आमाशय में बनने वाली गैस को दूर करती हैं। पशुओं में इंटरनल इंसेक्ट्स को मारने की अच्छी दवाई है पाइपेरेजिन। एंटीपायरेटिक औषधि का उदाहरण है एस्प्रिन दीजिए, आप सैलिसिलिक अम्ल दीजिए। किस प्रकार की औषधियाँ फेफड़े, ट्रेकिया, नसा में जमे हुए श्लेष्मा को बाहर निकालती है? एक्सपेक्टोरेंट दवाइयाँ। परगेटिव औषधि का उदाहरण है इसबगोल। कौन सी औषधियाँ तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है? एनाल्जेसिक। कर्मीहर एंटी हेल्मथीज दवा के उदाहरण है। तो देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं। निकोटीन सल्फेट है, ये आप याद रख सकते हैं। निकोटीन सल्फेट याद रखिए, नीला तोता, कॉपर सल्फेट, ये कर्मीहर दवा के उदाहरण है। आगे देखिए पेट दर्द और आफरा के लिए कौन कौन सी दवाएं देती हैं? तो देखिए पेट दर्द के लिए, आफरा के लिए तो दवाएं देते हैं वो तारपीन का तेल, फिनोविस भी दे सकते हैं। फेरस सल्फेट आप दे सकते हैं। एंटीजाइमोटिक्स, ये किससे संबंधित दवाइयाँ हैं? तो देखिए ये एंटीजाइमोटिक्स दवाइयों के प्रकार हैं, औषधियों के प्रकार हैं। फेरस सल्फेट, तारपीन का तेल, फिनोविस, ये एंटीजाइमोटिक्स दवाओं के प्रकार हैं जो कि पेट दर्द और आफरा में काम आती है। तो तारपीन का तेल याद रखिए, फिनोविस याद रखिए, फेरस सल्फेट याद रखिए, पेट दर्द आफरा। एंटीजाइमोटिक्स दवाओं के उदाहरण हैं तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, तारपीन का तेल है, फिनोविस है, फेरस सल्फेट है, बोरिक अम्ल भी है और फार्मेलिन है। ये पांचों दवाइयाँ आप आफरा के लिए एंटीजाइमोटिक्स दवाओं के रूप में आप याद रख सकते हैं। फेरस सल्फेट है, तारपीन का तेल है, फिनोविस है, बोरिक अम्ल है, फार्मेलिन है, तारपीन का तेल है। ये एंटीजाइमोटिक्स दवाओं के उदाहरण अर्थात पेट दर्द और आफरा से संबंधित हैं। एंटीडोट्स क्या होता है? इसका जहर कम करना के उदाहरण है। तो देखिए आप एंटीडोट्स के पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा लगा सकते हैं। आप चारकोल इस्तेमाल कर सकते हैं, एडेनोसिन भी है ना। तो ये एंटीडोट्स का काम करती है। पोटेशियम परमैंगनेट, चारकोल याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एडेनोसिन। एट्रोपिन कैल्शियम क्लोराइड, एंटीपायरेटिक अर्थात जवररोधी दवाओं के उदाहरण है। तो देखिए आप जवररोधी यानी जवर जब बुखार आ जाता है, एंटीपायरेटिक दवाओं का मतलब होता है बुखार वाली दवाएं। एंटीपायरेटिक प्रकार की दवाइयाँ होती हैं बुखार वाली दवाइयाँ जिनमें हम कुनेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग हमें कर सकते हैं, है ना। तो कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो कई रोग में काम आ जाती हैं, वो भी आ जाती हैं साथ में। तो एट्रोपिन कैल्शियम क्लोराइड ये एंटीपायरेटिक जवररोधी दवाओं का उदाहरण है। आगे देखिए एंटी एक्सपेक्टोरेंट्स। तो एंटी एक्सपेक्टोरेंट्स अर्थात प्रतिकपोषक के उदाहरण हैं। तो देखिए आप अफीम दे सकते हैं, बेलाडोना दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि कफ है वो दूर हो जाता है।
और एक्सपेक्टोरेंट्स के रूप में हम अमोनिया दे सकते हैं। श्लेष्मा को बाहर निकालना, नासिका में जमे हुए श्लेष्मा को बाहर निकालने के लिए आप एक्सोपेक्टोरेंट्स प्रकार की दवाइयाँ देते हैं और इसमें अमोनिया दे सकते हैं। रोकने के लिए आप अफीम और बेलाडोना दे सकते हैं। यानी प्रतिकपोत्सक यानी कफ जम जाता है ना, कफ जम जाता है जिसे हम श्लेष्मा भी कहते हैं, है ना। फेफड़ों में जमता है तो उसे कफ कह देते हैं, नासिका में जमता है तो श्लेष्मा कह देते हैं। तो जब एंटीपेक्टोरेंट्स यानी प्रतिकपोत्सक के उदाहरण है, यानी श्लेष्मा को बाहर निकलने से रोकने के लिए अफीम बेलाडोना देते हैं और नासिका में श्लेष्मा जमा हुआ है उसे बाहर निकालिए अमोनिया देते हैं। कहने का मतलब लगातार नाक बह रही है तो उस नाक लगातार बह रही है तो उसे रोकने के लिए अफीम बेलाडोना देते हैं और नाक में लगातार नाक बहना जरूरी रहे, ऐसा लगे कि नाक लगातार बहना, जो श्लेष्मा जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, कई बार नाक में ही जम जाता है ना, फेफड़ों में ही जम जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए फिर अमोनिया दवाइयाँ देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, किस प्रकार की दवाइयाँ आंतरिक रक्तस्राव एवं बाहरी रक्तस्राव को रोकती है? स्तंभक यानी एस्ट्रीजेंट्स। किस प्रकार की दवाइयाँ आंतरिक रक्तस्राव एवं बाहरी रक्तस्राव को रोकती है? तो स्तंभक यानी एस्ट्रीजेंट्स दवाइयाँ हैं। स्तंभक अर्थात एस्ट्रीजेंट्स दवाइयाँ हैं, ये आंतरिक रक्तस्राव एवं बाहरी रक्तस्राव को रोकते हैं। टीचर आयोडीन एक फिटकरी उदाहरण है, तो ये बाहरी स्तंभक के उदाहरण है। और आंतरिक स्तंभक के उदाहरण है कत्था, खड़िया, अफीम। कहने का मतलब है आंतरिक रूप से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो आप कत्था दे सकते हैं, खड़िया दे सकते हैं, अफीम दे सकते हैं। और अगर बाहरी रूप से रक्तस्राव हो रहा है तो आप फिटकरी का प्रयोग कीजिए, फिटकरी का पानी लगा दीजिए, टीचर आयोडीन लगा दीजिए। टीचर आयोडीन और किसमें, जैसे ब्लैक लेग्स रोग है, ब्लैक लेग्स रोग है, तो ब्लैक लेग्स रोग जिसमें चुरचुरिया रोग भी कहते हैं, हमने देखा कि उसमें पिछले पाँव को थोड़ा सा चीर कर काला खून निकाल कर उसमें टीचर आयोडीन भर देते हैं। तो बाहरी रक्तस्राव के लिए आप टीचर आयोडीन और फिटकरी का प्रयोग कीजिए। और आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है पशु के शरीर के अंदर तो आप कत्था, खड़िया, अफीम का प्रयोग कीजिए। रेचक, दस्त, कब्ज संबंधित दवाइयाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये दस्त से संबंधित दवाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इसबगोल की भुस्सी दे दीजिए, गंधक दे दीजिए, है ना, ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। हल्का रेचक है, हल्के दस्त हो रहे हैं तो इसबगोल की भुस्सी दे दीजिए। थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा दस्त हो रहे हैं तो आप मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए। और हाई लेवल का दस्त हो रहा है तो आप बेरियम क्लोराइड और क्रोटन का तेल दीजिए। मध्य प्रकार का दस्त हो रहा है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए, अरंडी का तेल दीजिए। दस्त में अरंडी का तेल भी काम आता है, अलसी का तेल भी काम आता है दस्त में, यानी दस्तावर में। और सोडियम सल्फेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तीव्र रेचक हो अर्थात हाई लेवल का दस्त लगे तो आप बेरियम क्लोराइड दीजिए, क्रोटन का तेल दीजिए। हल्का दस्त हो रहा है तो आप इसबगोल की भुस्सी दे दो। मध्यम प्रकार का रेचक हो रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए, सोडियम सल्फेट दीजिए, अरंडी का तेल, अलसी का तेल दीजिए। और ज़्यादा दस्त, तीव्र रेचक हो रहा है तो बेरियम क्लोराइड और क्रोटन का तेल इस्तेमाल कीजिए। अगला देखिए, दाहक, उत्तेजक को जला देने वाली दवाएँ किस प्रकार की होती है? कॉस्टिक्स दवाएँ, ये उत्तक को जला देने वाली दाहक प्रकार की, जो उत्तकों को जला देने वाली दवाएँ कौन सी होती हैं? आप फिनाइल का प्रयोग कीजिए, उत्तक जल जाएंगे बाहर के। या मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैग्नीशियम
आगे देखिए, भेड़ एवं बकरी में नाड़ी गति कितनी होती है? तो 70 से 80 प्रति मिनट। भेड़ एवं बकरी में नाड़ी गति 70 से 80 प्रति मिनट। वैन डेनबर्ग टेस्ट किस बीमारी में से संबंधित है? तो वैन डेनबर्ग टेस्ट है ये पीलिया से संबंधित है। तो वैन डेनबर्ग टेस्ट है ये पीलिया रोग में होता है। अंडों का निर्माण किस हार्मोन से होता है? तो अंडों का निर्माण आर्जिनिन वेसोटोसिन हार्मोन से होता है। अंडों का निर्माण किस हार्मोन से होता है? अंडों का निर्माण आर्जिनिन वेसोटोसिन हार्मोन से होता है। मुर्गी में श्वसन दर 15 से 30 बार प्रति मिनट। घोड़े में श्वसन दर 8 से 16 बार प्रति मिनट। कौन सी बीमारी की वजह से जानवरों में हेयरी पेंटर्स की समस्या होती है? अर्थात उनके हेयर हैं, जानवरों के हेयर हैं, वो रूखे सूखे हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो FMD यानी फुट माउथ डिजीज की वजह से। थर्मामीटर का क्रमांकन होता है, तो थर्मामीटर है वो 94 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक इसका क्रमांकन होता है। पशुओं में मूत्र का आयतन घट जाना क्या कहलाता है? ओलिगोयूरियो। और पशुओं में मूत्र का आयतन बढ़ जाना कहलाता है पॉलीयूरियो। और मूत्र के साथ RBC बाहर आना कहलाता है हेमेचूरिया। तो पशुओं में मूत्र का आयतन घट जाना ओलिगोयूरियो, पशुओं में मूत्र का आयतन बढ़ जाना पॉलीयूरियो, मूत्र के साथ RBC बाहर आना हेमेचूरियो और मूत्र के साथ विघटित RBC आना, टूटे हुए RBC आना वो हीमोग्लोबिनुरिया है। हीमोग्लोबिनुरिया। तो आइए एक बार फिर देखें इन्हें। दवाएं से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है। किस प्रकार की दवाएं आंतरिक रक्तस्राव एवं बाहरी रक्तस्राव को रोकती है? तो स्तंभक, इंग्लिश में याद रखना है आपको एस्ट्रीजेंट्स दवाइयाँ हैं, ये बाहरी रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव को रोकती हैं। तो आंतरिक रक्तस्राव में कौन सी औषधि देते हैं और बाहरी रक्तस्राव में कौन सी औषधि देखते हैं? तो देखिए, बाहरी रक्तस्राव हो रहा है तो आप टीचर आयोडीन और फिटकरी का प्रयोग कीजिए। और अगर आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो आप कत्था, खड़िया, अफीम का प्रयोग कीजिए। दस्त, देखिए दस्त भी कई प्रकार के होते हैं। आप इसबगोल की भूसी दे सकते हैं, आप गंधक का प्रयोग भी कर सकते हैं, गंधक का प्रयोग कर सकते हैं। आप दस्त से संबंधित कब्ज को तोड़ने के लिए आप देखिए, हल्का कब्ज हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो आप देखिए हल्का रेचक के लिए आप इसबगोल की भूसी दे सकते हैं। मध्यम प्रकार का रेचक है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए, सोडियम सल्फेट दीजिए। अरंडी का तेल, अलसी का तेल भी आप रेचक में काम में ले सकते हैं। तीव्र रेचक हो रहा है तो आप बेरियम क्लोराइड और क्रोटन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तीव्र रेचक में आप बेरियम क्लोराइड, क्रोटन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दाहक कोटिक्स को उत्तेजकों को जलाने के लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भेड़ एवं बकरी में नाड़ी गति होती है 70, भेड़ एवं बकरी में पूछा है तो 70-80 प्रति मिनट होती है। क्रीमियर अर्थात एंटी हेलम्नथेज दवा के उदाहरण हैं। तो क्रीमियर दवाओं के उदाहरण यानी एंटी हेलम्नथेज दवा के उदाहरण है कॉपर सल्फेट, नीलाथोता, निकोटीन सल्फेट। निकोटीन सल्फेट किसमें? एंटी हेलम्नथेज, नीलाथोता एंटी हेलम्नथेज। देखिए, पेट और आफरा में आप तारपीन का तेल दीजिए। पेट आफरा हो रहा है तो फिनोविस दीजिए। पेट दर्द आफरा में आप फेरस सल्फेट दे सकते हैं। इसके अलावा पेट दर्द आफरा में आप बोरिक अम्ल दे सकते हैं, फार्मेलिन दे सकते हैं, तारपीन का तेल भी दे सकते हैं।
इसके अलावा तारपीन का तेल आप दस्त यानी रेचक में भी दे सकते हैं। तो इन प्रकार की देखिए दवाइयों को, इतनी दवाइयों को जो पेट दर्द आफरा में काम में ली जाती है, इनको कहते हैं एंटीजाइमोटिक्स। एंटीडोट्स के रूप में आप पोटेशियम परमैंगनेट या काम में लीजिए, चारकोल एडेनोसिन इस्तेमाल कीजिए, एट्रोपिन कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए ये कोनेन, सैलिसिलिक अम्ल, एट्रोपिन कैल्शियम क्लोराइड, ये आदि औषधियाँ ये एंटीपायरेटिक यानी जबररोधी औषधियाँ होती हैं। तो कोनेन और सैलिसिलिक अम्ल याद रखिए जबररोधी है। एंटी एक्सपेक्टोरेंट्स यानी प्रतिकपोषक का उदाहरण है, यानी ये श्लेष्मा को बाहर निकालने का काम नहीं बल्कि अंदर ही रोकने का काम करती है, जो होती है अफीम, बेलाडोना। ये किस प्रकार के श्लेष्मा को रोकने का अंदर काम करती हैं? तो देखिए ये जो बहुत ही तरल पानी जैसा होता है उनको अंदर ही रोक देती हैं, और अफीम, बेलाडोना। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जो अंदर ही जम जाता है, और अंदर जमने के बाद सांस में, फेफड़ों में बहुत काफ़ी तकलीफ देता है ना, तो उस प्रकार के श्लेष्मा को बाहर निकालने के लिए आप अमोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनिया यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।